टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने चैनल पर एक दूसरा वीडियो जो कि है हाउ टू स्कोर गुड इन एग्ज़ाम्स। हम अपने एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, पर ये नहीं पता होता है कि कैसे पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम्स में किस तरह से लिख के आना है जिससे उनके मार्क्स अच्छे हैं और कम मेहनत से, कम हार्डवर्क से ही अच्छे मार्क्स लाना। ये चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। आज मैंने 12 पॉइंट्स रखे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, जो डिस्क्रिप्टिव मैनर में दे रहे हैं, पैटर्न में दे रहे हैं, उनके लिए ये 12 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी MCQ बेस्ड आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर पेपर को रीड करने का जो फार्मूला है वो बेस्ट रहता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव में भी सेम रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। बाय मेकिंग योर राइटिंग स्किल्स इफ़ेक्टिव। अपनी स्किल्स को, अपनी राइटिंग स्किल्स को इफ़ेक्टिव बना के, प्रभावशाली बना के हम अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अब हमारी राइटिंग स्किल्स इफ़ेक्टिव कैसे बनेंगी, हम अपने वोकैब को बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा मीडियम हिंदी है तो हमें हिंदी न्यूज़पेपर्स और हिंदी चैनल्स को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और जो नए नए वर्ड्स हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने भाषा में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। और सेकेंडली, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में अपने एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश बुक्स पढ़नी चाहिए, फ़िक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी चाहिए। और जो भी टीवी पे चैनल्स आते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो इंग्लिश के, वो देखने की ट्राई करना चाहिए। इंग्लिश फिल्म्स होती हैं उनको देखने का ट्राई करना चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं क्योंकि आप नए नए वर्ड्स को सुनते हैं। और कई कई इडियम फ्रेजेस होते हैं, ये सब चीज़ें अपनी चीज़ों में, अपने कंटेंट में इंक्लूड करके भी हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। गिव अ स्ट्रक्चर टू योर आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ढांचा क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, उसमें उसका एक ढांचा होता है कि हमारी आँख कहाँ पे होगी, नाक कहाँ पे होगी, मुँह कहाँ पे होगी। उसी प्रकार हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा अर्थ होगा, उसके बाद परिभाषा होगी, उसके बाद विशेषताएं होंगी, उसके बाद महत्व होगा और उसके बाद कंक्लूज़न होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ये पैटर्न अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ये जब से मैंने अपनी जब से मैंने अपना स्टार्ट किया है देखना कि मेरे मार्क्स किस वजह से कम होते हैं, किस वजह से ज़्यादा होते हैं, एनालाइज़ करना शुरू किया, तब से मुझे पता चला है कि हमारी राइटिंग का हमारे एग्ज़ाम्स के नंबरों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करिए कि आप अपनी राइटिंग अच्छी करिए, चाहे वो कर्सिव राइटिंग के जो आपकी राइटिंग बुक्स आती है उसके माध्यम से, या फिर कोई भी टॉपिक पे आप राइटिंग करते रहिए, उसके मीडियम से आप कर सकते हैं अपनी राइटिंग इम्प्रूव। और यूजिंग फ्लो चार्ट्स का हमें अपने कंटेंट में यूज़ करना चाहिए, अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना चाहिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि फ़्लो चार्ट कैसे होते हैं। सो ये है फ़्लो चार्ट। इस तरह से आप फ़्लो चार्ट को बना के भी अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई विशेषता है तो आप उसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट करके अपनी कॉपी भी एक तरह से फिल हो जाती है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मैनर में आप अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर पाते हैं एग्जामिनर के सामने, जैसे आपकी कॉपी दूसरे बच्चों की कॉपी की तुलना में अलग लगती है और एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं। और इस तरह के फ्लो चार्ट बनाने से ये भी आपका फ़ायदा रहता है कि आपकी कॉपी भी भर जाती है। तो इसके 3-4 फ़ायदे होते हैं, तो फ्लो चार्ट को आप ज़रूर अपने कंटेंट में शामिल करिए। फिर हमारी जो 5th हेडिंग है वो क्या है, हमारी 5th हेडिंग, एड फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस इन योर कंटेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग में आंसर लिखते हैं, जब भी कोई भी हिस्ट्री का तो मेनली मान लीजिए, तो उसमें फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे कि कोई भी युद्ध कब हुआ, देश को आज़ादी कब मिली, इन सब मैं बेसिक एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ। तो इन सब में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको उसमें डेट्स मेंशन हो, डेफिनेशंस मेंशन हो। अगर आप कोई डेफिनेशंस लिख रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि मान लीजिए आप संस्कृति, इंग्लिश में कल्चर, इनके बारे में अगर आप इसके बारे में बता रहे हैं तो उसका पहले संस्कृति का अर्थ लिखेंगे, कल्चर का मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन भी आप स्पेसिफिक राइटर की मेंशन करते हैं, उसका राइटर का नेम लिखेंगे, फिर आप मेंशन करेंगे जो वर्ड टू वर्ड जो उसने लिखा है वही मेंशन करेंगे, तभी आप उस राइटर का नाम लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं भूल रहे हैं वो चीज़, तो आप प्लीज़ राइटर का नेम मेंशन मत करिए।
तो वो आपके अकॉर्डिंग मान ली जाएगी डेफिनेशन, तो आपकी गलत नहीं मानी जाएगी। अगर आप राइटर का नेम मेंशन करते हो, अगर आप कोई वर्ड इधर उधर कर देते तो आपकी जो आपका डेफिनेशन है वो गलत माना जाएगा, आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो लेकिन ये मेरी बहुत ज़्यादा आपसे अपील है कि आप फैक्ट्स ज़रूर ऐड करिए अपने कंटेंट में। जैसे कि मान लीजिए डेट्स हैं और जो आपके वो होते हैं आंकड़े होते हैं, कि जैसे कि जनसंख्या के मान लीजिए कोई पॉपुलेशन के ऊपर आप ऐसे लिखना है तो आप उस पर जनसंख्या के आंकड़े भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2014 की जब जनगणना हुई थी या फिर 2013 की जैसे होती है, जो भी ईयर वाइज होती है, तो उसमें जो थी आपकी क्या कह सकते हैं जो जनसंख्या थी, तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और फिर आपका क्या कहते हैं आएगा अगला नेक्स्ट टॉपिक, ऑलवेज रिमेंबर द वर्ल्ड लिमिट। आपको वर्ल्ड लिमिट के अंदर ही रहकर काम करना है कि आपकी वर्ल्ड लिमिट क्या है। जैसे कि कभी कभी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी वर्ल्ड लिमिट 25 होती है वेरी शॉर्ट में, और जो शॉर्ट होते हैं केवल शॉर्ट जिसमें उसमें 75 होती है, फिर 250 भी होती है कभी कभी, और जो लॉन्ग होते हैं उनके 2000 या फिर 1500 ऐसे में जाती है। तो आपको वर्ल्ड लिमिट के अंदर ही रह के काम करना है, क्योंकि उस स्पेसिफिक वर्ल्ड लिमिट के लिए स्पेसिफिक नंबर है। अगर आप उसके आगे एक्स्ट्रा लिख देते तब तो कोई नुकसान तो नहीं है, पर आपका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होने वाला है उस चीज़ से, केवल पेजेस भरेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, और हो सकता है इस वजह से आपके लास्ट के क्वेश्चन छूट जाए। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसके लिए भी कर सकते हैं कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको पहले ही आप लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है लॉन्ग क्वेश्चन बाद में रह जाते हैं ज़्यादातर लोगों के, तो आप ये कर सकते हैं कि लास्ट के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, लॉन्ग होते हैं वो। और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करिए अपने एग्ज़ाम्स में, कि आपको कितने एग्ज़ाम में इतने टाइम में आपको वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर लेने, इतने एग्ज़ाम में शॉर्ट कंप्लीट कर लेने, लास्ट टाइम पे आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिवाइड कर लेना है कि इतने इतने टाइम में आपको इतना तो लॉन्ग क्वेश्चन करना है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है हमारा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ज़रूर देखें एक बार कि आपके एग्ज़ाम में कि पिछले साल कैसे किस तरह के आपके पेपर आया था, कि लॉन्ग कितने आए थे, शॉर्ट कितने आए थे, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूर करिए। फिर उसके बाद आएगा राइट इन अ सीरीज़। अगर आप 10th या 12th तक के देख रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 10th एंड 12th में हैं तो आपको एक सीरीज़ मेंटेन करके ही अपने आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो पहले MCQ है, वेरी शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, तो आपको यही सीरीज फॉलो करनी चाहिए ये सीरीज़। और जैसे कि आपको 1 क्वेश्चन करना है, फिर सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है, तो ये सीरीज़ आपको मेंटेन रखनी चाहिए। और अगर आपको चाहिए तो आप टाइम चाहिए या फिर आपको उस समय वो क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए कुछ लाइन छोड़ दीजिए, बाद में आप उसको कर लीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन को स्किप कर करके मत करिए, स्पेस छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करते रहिए, जगह छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप उसी पे अटके रहेंगे और फिर मान लीजिए आप फिर आपने वो क्वेश्चन को लास्ट में किया, तो एग्जामिनर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होकर वो आपको कम नंबर दे सकता है, बहुत चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। तो आप ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। फिर ये हमारा एक टॉपिक है, सॉरी एक पॉइंट है हमारा, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर इन टाइम लिमिट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करे, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो आपको फालतू का हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, और एक एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको पता चल जाता है। और अगर आप उसे टाइम लिमिट में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पेपर कभी छूटेगा भी नहीं, ये भी मेरी गारंटी है। ओनली हाईलाइट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सॉरी, यहाँ पे हाईलाइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप हाईलाइट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो हाईलाइट उन्हीं पॉइंट्स को करिए जो करेक्ट है, गलत सलत पॉइंट्स को आप हाईलाइट मत करिए, जिससे कि आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जाता है जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं उन पे पहले जाता है। तो अगर आपकी वही इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके नंबर कटेंगे। 10th है आपका, ऑलवेज रिमेंबर द टाइम लिमिट। ये होता है कभी कभी शुरू में बच्चे देखते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है तो बहुत खुश होकर पेपर दे लिखना शुरू कर देते हैं, और फ्लो में लिखते शॉर्ट को भी वेरी शॉर्ट को भी लॉन्ग कर देते हैं, और टाइम लिमिट को नहीं देखते हैं कि हमारे बाकी क्वेश्चन अभी काफ़ी बचे हैं और हमें वो भी अटैम्प्ट करने हैं अभी। तो कभी ऐसा ना करें, तो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम करें। टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करें।
डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कभी किसी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी उससे रिलेटेड भी कुछ भी समझ में आ रहा है आपको, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कोई गाना वगैरह नहीं लिखना है आपको उसमें, उससे भी आपके नंबर बहुत कटते हैं अगर आप फालतू बातें लिखते हैं उसमें। तो अगर आपको उस कंटेंट से रिलेटेड भी कुछ भी पता है तो आप वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन को खाली मत छोड़िए, बेकार मत छोड़िए, लीव मत करिए उसे, छोड़िए मत। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस इन एग्ज़ाम सेंटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पेपर को देखे कि हमारा सब पढ़ा हुआ आया है तो हम सब अच्छे से अटेंड कर लेंगे। इस वजह से कोई कोई उनकी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, बहुत एक्साइटमेंट की वजह से, और कभी कभी बहुत नर्वसनेस की वजह से भी हम चीज़ें भूल जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो हमें वो चीज़ें टाइम पे ध्यान नहीं आती हैं, हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक प्लीज़।